एक्वा टाइटन 1 लाख टन से ज्यादा क्रूड ऑयल लेकर मंगलुरु पहुंच चुका है। इस टैंकर में करीब 7.7 लाख बैरल कच्चा तेल मौजूद है। तुम्हारे खाने में तो वो युद्ध के बीच ईरान की यूएस इजराइल को धमकी सामने आई, जहां ईरान ने अब सीधे और साफ शब्दों में कहा है कि हमलों के बीच में ईरान से संयम की उम्मीद ना करें। ईरान ने कहा कि दुश्मन पहले खुद हमले रोके, जारी हमलों का मुंह तोड़ जवाब हम देते रहेंगे। ईरान की तरफ से एक बार फिर ये स्पष्ट कर दिया गया कि ईरान से संयम की उम्मीद ना की जाए। पहले दुश्मन यदि हमले रोकेंगे तो ही ईरान की तरफ से हमलों को रोका जाएगा, अन्यथा ईरान मुंह तोड़ जवाब देता रहेगा। तो वहीं इजराइल के तल अवीव में ईरान का बड़ा हमला इस बीच देखा गया। तल अवीव में एक साथ कई मिसाइलें दागी गई। हमले के बाद तल अवीव में धुएं का गुबार छाया हुआ नजर आया। ये तस्वीर आप देखिए तल अवीव के सामने आई है, जहां इजराइल में ईरान की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं और यहाँ पे तल अवीव में भारी तबाही देखी गई है। ईरान की तरफ से अब तल अवीव में रिहायशी इलाकों पर भी मिसाइलें दागी जा रही हैं और ये कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई जिसमें पूरा आसमान धुएं के गुबार से काला नजर आया। ये तस्वीर आप देखिए, धुएं का गुबार उठता हुआ और बेहद भयावह मंजर तल अवीव से भी सामने आ रहा है। इजराइल में ईरान की तरफ से लगातार हमले जारी और ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ईरान ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि इससे संयम की उम्मीद ना की जाए और ईरान लगातार हमले अपने जारी रहेगा। सामने वालों की तरफ से ही हमले रोके जाने पर ही युद्ध में हमले रोकने पर विचार किया जाएगा। पर बमों की बारिश, हाइफा पर बमों की बौछार, यरूशलेम पर गिरे कई बम, मध्य इजराइल में टपकी आग। ये वो बम है जिन्हें ना तो इजराइल का आयरन डोम रोक पा रहा है, ना ही एरो डिफेंस सिस्टम। ये कोई आम बम नहीं बल्कि क्लस्टर बम है, जो आसमान से अकेले नहीं झुंड में आते हैं और जब जमीन पर गिरते हैं तो तबाही की इबारत देख देते हैं। इजराइल में ऐसे मंजर आम हो चुके हैं। ईरान की मिसाइलें अपने वॉरहेड में क्लस्टर बमों को लेकर इजराइल के अंदर दाखिल हो रही हैं। इजराइल में घुसते ही मिसाइलों का वॉरहेड खुलता है, उसके अंदर से एक नहीं कई बम निकलते हैं और चारों तरफ फूल जड़ी की तरह रोशनी बिखरते हुए जमीन पर तबाही मचा देती है। इन बमों की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि उन्हें गिन पाना और कंट्रोल कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इन बमों के आगे इजराइल का हर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो चुका है। ऐसे बम जो दिखने में भले ही छोटे हों, मगर इनका असर इतना गहरा है कि इजराइल बुरी तरह जख्मी हो रहा है। अब सवाल है कि क्लस्टर बम काम कैसे करता है। इसका पता उस वक्त चला जब इजराइल के बम निरोधक दस्ते को एक खालिस क्लस्टर बम हाथ लग गया। ये बम रिहायशी इलाके में दूर जमीन पर पड़ा मिला था। हालांकि ये फट नहीं पाया। सूचना मिलते ही बम स्क्वाड टीम मौके पर पहुंची और इस क्लस्टर बम को कब्जे में ले लिया। ये बम है, यहाँ जो हिस्सा नहीं है वह इसका पिछला भाग है, यानी वो पंख है जिसे स्थिर रखते हैं और इसका फ्यूज भी गायब है। अगर फ्यूज होता तो आप इसके पास खड़े भी नहीं हो पाते। ये बम की बॉडी है, ठीक है, ये अभी विस्फोटक सामग्री से भरी हुई है। इसका सिरा बहुत मजबूत है और आप इन कुंडलियों को देख सकते हैं जिन्हें छर्रे बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये कोटिंग इसे वायुमंडल में प्रवेश करते समय और बिखरते समय अत्यधिक तापमान से बचाती है। आसमान में बिखरने पर आप जो चमकीले बिंदु देखते हैं, ये वही तस्वीरें हैं जिन्हें लोग इसके खुलते ही रिकॉर्ड करते हैं। इस बम के पीछे के हिस्से से स्टेबलाइजिंग फिन्स गायब हैं। यही फिन्स इसे सटीक निशाने तक पहुंचाते हैं। बम स्क्वाड टीम का मानना है कि अगर इसमें फ्यूज लगा होता तो इस वक्त इसके पास खड़ा होना भी मौत को दावत देने जैसा होता। इस बम में विस्फोटक भरा हुआ है। इसका हेड काफी मजबूत बनाया गया है। इसमें कॉइल्स भी लगे हैं जिनका काम विस्फोट के समय शार्पनेल यानी लोहे के घातक टुकड़े पैदा करना है।
जमीन से टकराने पर या किसी कठोर वस्तु से टकराने पर फट जाता है। ये चीज बड़े पैमाने पर घातक छर्रे पैदा करती है, क्योंकि ये लोहे का खोल फटकर चाकुओं की तरह काम करता है, जो जानलेवा चोट पहुंचा सकते हैं। लेकिन ये हथियार जमीन पर मिलने से पहले आसमान में कैसा दिखता है, ये वो तस्वीरें हैं जिससे इजराइल परेशान है। ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलों को जब हवा में ही आयरन डोम या दूसरे डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट करते हैं तो आसमान आतिशबाजी जैसा नहीं बल्कि मौत के साए जैसा दिखने लगता है। लोग इसे अपने कैमरे में कैद करते हैं, ये जानते हुए भी कि गिरने वाला हर एक टुकड़ा जानलेवा है। इस क्लस्टर बम का वजन 2.5 किलोग्राम के आसपास होता है। इसकी लंबाई महज 30 से 40 सेंटीमीटर होती है, लेकिन इसकी ताकत का अंदाजा इसके आकार से नहीं लगाया जा सकता। इस छोटे से खोल के अंदर हाई ग्रेड विस्फोटक भरा होता है। 2.5 किलो विस्फोटक बहुत ज्यादा होता है, खासकर तब जब ये किसी बंद जगह जैसे कि अपार्टमेंट, बिल्डिंग या कार के भीतर पड़ता है। ये लोहे का खोल विस्फोट के बाद हजारों छोटे और नुकीले टुकड़ों में बदल जाता है, जो किसी धारदार चाकू की तरह शरीर को चीर देते हैं। क्लस्टर बम 4 तरह के होते हैं। इनमें पहला है एंटी पर्सनल क्लस्टर बम, जो इंसानों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। इनमें छोटे छोटे मेटल के टुकड़े होते हैं जो विस्फोट के बाद चारों तरफ फैल जाते हैं। एक क्लस्टर बम ऐसा भी है जो सिर्फ बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों को नष्ट करने के लिए बनाया जाता है। इसमें मोटी परत वाली मेटल को भेदने की क्षमता होती है। मॉडर्न वॉरफेयर में कंबाइंड इफेक्ट क्लस्टर बम भी काफी अहम है। इसका इस्तेमाल गाड़ियों और लोगों दोनों तरह के टारगेट्स को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इंसिडियरी क्लस्टर बम भी होते हैं जो आग लगाने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। इनके जरिए इमारतों और जंगलों को तबाह किया जा सकता है। क्लस्टर बमों की लागत उसकी तकनीक पर डिपेंड करती है। आमतौर पर 155 मिलीमीटर आर्टिलरी शेल की कीमत करीब 42,000 से 2.5 लाख रुपए के बीच होती है, जबकि स्मार्ट क्लस्टर म्यूनिशन काफी महंगे होते हैं। एडवांस्ड टारगेटिंग तकनीक से लैस स्मार्ट 155 जैसे म्यूनिशन की कीमत करीब 73 लाख रुपए तक हो सकती है। क्लस्टर बमों को कई बार न्यूक्लियर बम से भी घातक माना जाता है। इसकी कई वजहें भी हैं। क्लस्टर बम एक एरिया में बड़ी तबाही मचा सकते हैं। क्लस्टर का दायरा 1 से 2 किलोमीटर के भीतर सैकड़ों धमाकों के साथ होता है। क्लस्टर बम कई बार लंबे वक्त तक दबे रहने के बाद भी फट जाते हैं, यानी एक बार ये बम कहीं गिर गया तो कभी भी बर्बादी का सबब बन सकता है। क्लस्टर बमों से 95% नुकसान आम लोगों को होता है। इसकी रेंज में युद्ध क्षेत्र में नागरिक और खासकर बच्चों को जान का खतरा रहता है। क्लस्टर बम के विनाश को देखते हुए साल 2008 में एक इंटरनेशनल ट्रीटी की गई थी। इस समझौते पर 100 से ज्यादा देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि ईरान और इजराइल समेत कई देश इस समझौते का हिस्सा नहीं है, इसलिए ईरान बेधड़क इसका इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी तबाही इजराइल में देखने को मिल रही है। न्यूज नेशन। वक्त एक ब्रेक का है।
पर मिसाइल गिरे थे जिसकी वजह से भारी विध्वंस पहुंचा था। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर दोबारा से मिसाइल के आने का अलर्ट आया है और लोग यहाँ से अब सुरक्षित ठिकाने की तरफ जा रहे हैं। तो इस वक्त TV9 की टीम आपको यहाँ पर दिखा रही थी कि क्या विध्वंस हुआ है, किस तरह की तबाही हुई है। और अब इस वक्त लगातार मेरे मोबाइल पर मिसाइल के आने के अलर्ट आ रहे हैं कि इस वक्त यहाँ पर मिसाइल आने वाली है, दोबारा से डिमोना में आने वाली है मिसाइल। और इसीलिए हम रिपोर्टिंग के दरमियान जो सो यहाँ से निकलकर चलते हैं और फिर सुरक्षित ठिकाने की तरफ भी, ताकि हम वहां से आपको रिपोर्टिंग भी कर सकें और साथ ही में बता सके कि अभी के यहाँ की क्या सूरत हाल है। तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त जिस जगह पर मिसाइल गिरी थी वहां से हम रिपोर्टिंग कर ही रहे थे कि यहाँ पर अचानक एक बार फिर से मिसाइल के आने का अलर्ट आया है और इसकी वजह से हमें, और देखिए इस तबाही और विध्वंस के बीच में से हम उस जगह पर जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर की शेल्टर बना हुआ है, जहां पर की लोग उस वक्त, जिस वक्त यहाँ पर ये आकर मिसाइल गिरे थे उस वक्त जो है सो लोग वहां पर सुरक्षित ठिकाने की तरफ चले गए थे। और एक बार फिर हम उसी जगह की ओर, इसी बीच में हम आपको दिखाते चले कि देखिए यही वो साइट है जहां पर मिसाइल गिरी थी। और इस मिसाइल की के डायरेक्ट हिट होने की वजह से यहाँ पर जो नुकसान पहुंचा था वो ना केवल आसपास के कई दर्जन घर में बल्कि पूरे मोहल्ले में, अगर आपको मैं कहूं तो पूरे मोहल्ले में उस तबाही का मंजर हम देख सकते हैं। और उस तबाही के मंजर के बीच में से TV9 की टीम इस वक्त सुरक्षित ठिकाने की तलाश में आगे बढ़ रही है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर दोबारा से मिसाइल के आने का अलर्ट आया है। और कल और कुछ घंटे पहले जिस तरह से ईरान के मिसाइल ने कहर बरपाया, जिस तरह से यहाँ पर तबाही हुई, जिस तरह से यहाँ पर नुकसान हुआ, उसके बाद से कोई रिस्क नहीं लेना चाहता और लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ईरानी मिसाइल की क्या क्षमता है वो तो कैमरे के जरिए आप देख ही पा रहे हैं। तो मनीष भाई, शेल्टर की अहमियत पहली बार मुझे भी इस रूप में समझ में आई कि ठीक उसके बगल में जो मिसाइल गिरी 10 मीटर दूर पर, उसके बाद भी बॉम्ब शेल्टर में रहने वाले लोग सुरक्षित रह गए थे। और अभी जो आप आसपास के लोगों को देख रहे हैं, चूंकि अब मिसाइल के खत्म होने का अलर्ट आया है, तो उसके बाद से सब लोग बॉम्ब शेल्टर से निकलकर अपने अपने घरों में जा रहे हैं। तो ये तो स्थिति है अभी अभी के हालात के। लेकिन हाँ, जो कुछ चंद घंटे पहले जो मिसाइल गिरी डिमोना में आकर, उसने जो तबाही मचाई, जिस स्पॉट पर मिसाइल गिरी थी वो तो हमने आपको दिखाई ही, जिसकी वजह से भारी तबाही हुई थी। लेकिन केवल उतनी ही वही जगह नहीं, बल्कि उसके आसपास के भी दर्जनों घर ऐसे हैं जहां पर कि इस मिसाइल ने कहर बरपाया है, बुरी तरह से तबाही हुई है। उसमें से एक और घर को इस वक्त आप TV9 के कैमरे पर देख रहे हैं। तो जिस भी घर में आप जाएं, जिस भी घर की तरफ कैमरा मुड़ता है, उस भी घर में उतनी ही तबाही दिखती है। अब आप देखिए कि इस घर की स्थिति क्या बनी हुई है। इस घर में तो ऐसा लग रहा है कि जिस वक्त मिसाइल के आने का अलर्ट हुआ था उस वक्त जो है सो लोग टीवी देख रहे होंगे और फिर वो टीवी ऑन करके ही यहाँ से भागे शेल्टर की तरफ। और जब वो बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि उनका घर किस तरह से खंडहर में तब्दील हो गया है। हालांकि संयोग की बात है कि जो टीवी का स्क्रीन है वो बचा हुआ है, लेकिन पूरा घर, बल्कि जो इसकी छत और सब कुछ है वो विध्वंस हो चुकी है। और यही आलम दूसरे घर का भी है। इस घर यहाँ पर देखिए, जिनका घर है वो बेचारे यहाँ पर आकर अपने घर की हालत भी देख रहे हैं कि उसके घर में अब क्या बचा है, क्या स्थिति बनी हुई है। निश्चित तौर पर जो देखकर वाकई में मन को भी अफसोस होता है कि ये लोगों के आशियाने थे। यहाँ पर बच्चे चहचहा रहे थे, बच्चों की साइकिल में देख पा रहा हूँ, बच्चों के सामान देख पा रहा हूँ, लोगों के घरों के सामान देख पा रहा हूँ। लेकिन ये सब कुछ अभी यहाँ पर तबाह हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि खतरा ऐसा नहीं है कि एक बार आया और फिर वो टल गया। लगातार खतरे आ रहे हैं। चंद मिनट पहले मिसाइल आए थे और उसके बाद हम सब भी जान बचाने के लिए शेल्टर में भाग के गए और फिर शेल्टर से अभी अभी निकले हैं। और फिर लगातार दुनिया भर के अपने दर्शकों के लिए हम इस वक्त यहाँ के सूरत हाल को दिखा रहे हैं। तो ये मंजर देखिए लगातार चल रहा है डिमोना में, जिसको लेकर हमेशा से वो ईरान के टारगेट पर रहा है। डिमोना को टारगेट करने की कोशिश की जाती है रही है और उसी के तहत ईरान को एक बड़ी सफलता इस रूप में मिली कि इजराइल के डिफेंस सिस्टम डिमोना पर आ रहे उससे बैलिस्टिक मिसाइल को नहीं रोक पाए और उसकी वजह से जो तबाही मची है। तो अब आप देखिए कि इस वक्त जब मैं आपको जरा लॉन्ग फ्रेम में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए मेन साइट वो है जहां पर की मिसाइल गिरी थी। उस जगह पर देखिए, ये यहाँ से 200 मीटर दूरी पर है जहां पर हमने इससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाई और उस जगह की तबाही तो आप देख ही रहे हैं। अब यहाँ से अगर आप राइट में रोहित जरा सा कैमरा पैन करते हुए ये पूरा इलाका दिखाइए और इससे एक अंदाजा हमारे दुनिया भर के दर्शकों को लगेगा कि जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट कितना बड़ा एरिया में हुआ है। कि लगभग में अगर आप देखें तो अगर मैं इसे आम भाषा में कहूं तो पूरा मोहल्ला एक मिसाइल की चपेट में आ गया था और सभी
घरों पर उसके अलग अलग किस्म के इम्पैक्ट पड़े हैं और वो साफ तौर पर दिख रहे हैं कि देखिए कि जहां मिसाइल गिरी थी, जैसे उस घर की छत को भी देख रहा हूं कि वहां भी टूटा हुआ है, इस घर की छत में भी दिख रहा है, ये घर के दरवाजे, इस घर की दीवारें, ये सब कुछ टूटा सा है। और ये मैं आपको बताऊं, जबकि मैं मिसाइल के साइड से लगभग 200 मीटर की दूरी से रिपोर्ट करते हुए आपको ये बता रहा हूं कि यहाँ पर और जो दूसरे इलाके हैं, जो दूसरे घर हैं, दूसरे और जो ब्लॉक्स हैं, उन सब में कितनी तबाही है। खैर, कार और उसके शीशे सब की तो पूछे ही मत, जब यहाँ छत ढह जा रही है, दीवार ढह जा रही है, तो कार के शीशे क्या बचेंगे। तो जाहिर है कि इस तरह का नुकसान यहाँ पर हो रहा है। लेकिन हाँ, इन सब के बीच में एक बड़ा सबक भी है। सबक ये कि सोचिए कि अभी तक हम पूरी दुनिया को बताते रहे हैं कि इजराइल में किस तरह के बॉम्ब शेल्टर है, इजराइल में किस तरह के बंकर बने हुए हैं, लेकिन पहली बार मुझे उस बंकर का आंखों देखा अहमियत समझ में आया। वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अभी तक होता यही था कि हम लोग भी अक्सर बंकर में चले जाते थे सुरक्षित ठिकाने के लिए, और हमें लगता था कि अथॉरिटी कहती है तो सुरक्षित ही होगा। लेकिन पहली बार आप सोचिए कि जहां मिसाइल गिरी थी उस साइड से बंकर जो है वो महज 50 मीटर की दूरी भी नहीं है, और बल्कि 50 मीटर से कम दूरी पर, अगर मैं यहां से कहूं जो डायरेक्ट जहां पर हिट हुई थी और वहां से बंकर की दूरी। तो अब आप सोचिए कि बंकर में दर्जनों लोग उस वक्त मौजूद थे जिस वक्त यहां पर मिसाइल गिरी थी। मैं एक बार फिर उस हिस्से को आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि अब आप देखिए कि वो जगह है जहां पर मिसाइल गिरी थी। मतलब यहां से 10 से 15 मीटर की दूरी डायरेक्ट हिट के हिसाब से। यहां आसपास के सारे घर टूट गए, सारे घर ध्वस्त हो गए, तबाह हो गए। लेकिन यहां से जो बंकर है, जरा सा रोहित यहां से बंकर भी दिखाइए, क्योंकि ये बेहद अहम है कि ऐसा नहीं है कि ये केवल बातें कही जाती है बंकर को लेकर। शेल्टर कैसे सुरक्षित होता है कि आप सोचिए कि 10 मीटर की दूरी पर दीवार पर डायरेक्ट मिसाइल गिरी जिसकी वजह से पूरा मोहल्ला तबाह हो गया। लेकिन इसके बीच में जब हम बंकर में को देखते हैं तो बंकर में जो लोग मौजूद थे, इसके नीचे में, इसके भीतर में वो बंकर मौजूद है, और इसके भीतर जब हम जाते हैं और यहाँ पर जो लोग मौजूद थे उन लोगों को कुछ भी नहीं हुआ, उन्हें खरोच भी नहीं आई। और जब वो बाहर आए तो फिर उनको दिखाई दिया। मैं कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा और अंदर जाओ, और मुझे उम्मीद है कि शायद नेटवर्क भी काम करे। लेकिन जाहिर है कि रोहित, अगर थोड़ा सा और अगर आप आ सकते हैं तो आइए, और करुणा अगर आपको मेरी आवाज आ रही होगी और अगर नेटवर्क में दिक्कत होगी तो आप मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं बाहर फिर चले आऊंगा। लेकिन इस वक्त मैं जब बेसमेंट में हूं और बंकर में शेल्टर में जा रहा हूं तो उस वक्त की कंडीशन आप देखिए कि ये शेल्टर का जो लोहे की मोटी चादर आप देख रहे हैं, मोटी दीवार देख रही हैं, जो बहुत मुश्किल से मैं हिला पा रहा हूं, इसके नीचे बना है वो शेल्टर जहां पर उस वक्त दर्जनों लोग मौजूद थे। और दर्जनों लोग मौजूद होने के बाद जैसे ही वो बाहर निकले, यहाँ से इस शेल्टर से बाहर निकले, तो फिर उन्हें पता चला कि कितनी बड़ी तबाही हुई है, कितना बड़ा विध्वंस हुआ है, और किस तरीके से उनके घर, उनके मकान, उनके मोहल्ले सब कुछ जल रहे थे। और बहुत भयानक मंजर था। जो लोगों से मैंने बात की, यहाँ पर कई भारतीय मजदूर भी हैं जो लोग यहाँ पर काम करने के लिए आए थे। मुझे उत्तर प्रदेश के, केरल के, तमिलनाडु के कुछ लोग मिले, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि जब हम शेल्टर से निकले, और सोचिए अभी मैं शेल्टर से निकला हूं और सामने यहां गिरी थी मिसाइल, उन लोगों के दिल पर क्या गुजरी होगी जब उन्होंने देखा होगा कि बाहर इतना बड़ा विध्वंस है। ये किसी हॉलीवुड फिल्म की स्टोरी नहीं है, बल्कि ये एक सच्चाई है, एक ऐसी सच्चाई जिसे देखकर ये समझ में आता है कि युद्ध की कीमत क्या मानवता चुकाती है, किस तरह की कीमत चुकानी पड़ती है। ये पूरा का पूरा मोहल्ला, पूरा का पूरा डिमोना का ये। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए इस वक्त भी रह रहकर धमाके की आवाज सुनाई पड़ती है, जब चाहे ड्रोन को, मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की कोशिश होती है। जब से हम डिमोना में पहुंचे हैं 3 बार ऐसा हो चुका है कि मिसाइल के आने के अलर्ट हुए हैं, और उसके बाद लोग बंकर में सुरक्षा के लिए पहुंचे, और इसी बीच में जो है सो धड़ाम धड़ाम की आवाज आई है। तो ये सूरत हाल है डिमोना का, उस शहर का जिसे इजराइल में ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे मनीष शहरों में से कहा जाता है। वहां पर क्या मंजर है, और जिस तरह से उस रहस्यमय शहर डिमोना में मौजूद है, जिसको लेकर दुनिया भर में हमेशा चर्चा होती रहती है कि डिमोना की सच्चाई क्यों है। लेकिन आज TV9 की टीम इसलिए यहां पर मौजूद है क्योंकि यहां पर कुछ घंटे पहले ईरान के 2 मिसाइल गिरे और जिससे भारी तबाही पहुंची है। वो शहर जिसको लेकर लगातार ये बात कही जाती है कि यहां पर इजराइल के 90 से अधिक परमाणु बम मौजूद है। यहां पर ईरान के 2 बैलिस्टिक मिसाइल गिरे, और उस बैलिस्टिक मिसाइल के गिरने की
वजह से इस पूरे इलाके में भारी तबाही पहुंची है। हालांकि यहाँ पर जो लोकल अथॉरिटी है उनका कहना है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल इस जगह पर गिरे, ना कि उस न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर, जिसको लेकर लगातार दुनिया भर में कहा जाता है कि यहीं पर इजराइल ने अपने परमाणु बम रखे हैं। और साथ ही साथ जो संयुक्त राष्ट्र की परमाणु ऊर्जा एजेंसी है IAEA, उनका कहना यह है कि इस पूरे शहर में इस वक्त जहां पर मैं और मेरे कैमरा सहयोगी रोहित कनौजिया मौजूद हैं, इस वक्त यहाँ पर रेडिएशन का लेवल सामान्य है। इसका मतलब है कि न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा होगा। तो फिर ऐसे में आखिर क्या हुआ है यहाँ पर, TV9 के कैमरे के जरिए आपको देखिए और समझिए। तो इस वक्त देखिए कैमरे पर आपको दिख रही है तबाही, इस वक्त दिख रही है कैमरे पर आपको विध्वंस, इस वक्त दिख रही है कैमरे पर आपको ईरानी मिसाइल की वो क्षमता, वो ताकत कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से लगातार कोशिश करने के बावजूद उसको इंटरसेप्ट नहीं किया जा सका। और इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद होकर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इस घर को आप देख रहे हैं और इसके आसपास इस तरह से दर्जनों घर हैं, और या तो मैं अगर कहूं आपको तो पूरी कॉलोनी ही इस हिसाब से यहाँ पर बनी हुई है, जिसमें साफ तौर पर ये दिख रहा है कि देखिए इस वक्त जो हालत बनी है। TV9 के कैमरे पर इस वक्त आप तबाही का वो मंजर देख रहे हैं जिसको लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, क्योंकि पिछले 4 हफ्ते के इस जंग में ईरान की तरफ से वैसे तो लगातार हर दिन रात इजराइल को टारगेट करके मिसाइल से हमले किए जाते हैं, लेकिन इन हमलों के बीच में जो सबसे बड़ी बात है कि ज्यादातर हमले इंटरसेप्ट कर लिए जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया। और जब ये मिसाइल गिरा तो उसने भारी तबाही मचाई, और उस मिसाइल ने जिस जगह को हिट किया, अब हम आपको वो जगह दिखाते हैं। तो इस वक्त हम देखिए, इस वक्त हम ठीक उसी लोकेशन पर मौजूद हैं जहां पर आकर ये मिसाइल गिरी थी, और उस मिसाइल के गिरने की वजह से यहाँ पर कितना बड़ा नुकसान पहुंचा था, इसे हम आपको दिखाने के लिए ये देखिए ये वो जगह है, यहीं पर आकर ईरान के मिसाइल ने डायरेक्ट हिट किया था। और ये पथरीली जमीन में किस तरीके से यहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा हो गया है, जो लगभग में अगर आप कहें तो यहाँ पर देखिए आपकी करीब ये 10 से 15 फीट लंबा और 10 से 15 फीट चौड़ा, और इसके बाद कम से कम ये 8 से 10 फीट गहरा गड्ढा यहाँ पर हो गया था, जिसके कुछ हिस्से को अभी यहाँ पर जो राहत और बचाव की एजेंसी है उसने भरने की कोशिश की है। लेकिन इसके बावजूद इस गड्ढे की साइज से आप इस मिसाइल की क्षमता को समझ सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ मिसाइल की विध्वंसकारी क्षमता कितनी है वो आप यहाँ पर मौजूद जो इस तरह की जगह है, इन पूरे घर जिस तरह से तबाह हुए हैं, उससे भी आपको ये अंदाजा लग सकता है। कॉम्प्लेक्स को हिट किया, जिसकी ग्राउंड रिपोर्ट अभी आप देख रहे हैं। ईरान ने डिमोना में दागी है बैलिस्टिक मिसाइलें। ईरान के मिसाइल हमलों के बाद भारी तबाही। और डिमोना से एक और बड़ी खबर, डिमोना में एक के बाद एक कई हमले हुए हैं, CCTV में रिकॉर्ड हुए हैं ये हमले। ये देखिए आप, ये तस्वीरें आपके सामने। ईरान ने 1200 किलोमीटर से अटैक को अंजाम दिया। अलर्ट के बावजूद इजराइल मिसाइल हमलों को रोक नहीं पाया। और एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, मिसाइल हमले की हैरान करने वाली सीधी तस्वीर आई। ईरानी मिसाइल हमले के बाद भयंकर आग लग गया। इजराइल के डिमोना शहर में भारी तबाही मची। डिमोना की देखिए आप 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि रात में किस तरह से इजराइल के डिमोना, जहां पर परमाणु संयंत्र भी है, न्यूक्लियर फैसिलिटी है, ठीक उसी डिमोना पर हमला किया। हालांकि जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है वो यहां से करीब 20 से 22 किलोमीटर दूर है, लेकिन जो रिहायशी इलाका है वो इस मिसाइल हमले की चपेट में आया। और उसके बाद कैसा नुकसान वहां पर हुआ है, दिन के उजाले में हमारे संवाददाता मनीष झा लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे। लेकिन जब हमला हुआ, ये उस वक्त की तस्वीर। तो ईरान के हमले की सबसे खास बात, इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में पूरी तरह से नाकाम रहा। कहा यह जा रहा है कि हमले के लिए ईरान ने मॉन्स्टर मिसाइल का इस बार इस्तेमाल किया, जिसका असर करीब 500 मीटर के दायरे में देखा गया। यानी कि करीब आधे किलोमीटर में जो कुछ भी था वो सब कुछ तहस नहस हो गया। डिमोना एटमी सेंटर के पास से मनीष झा की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम आपको दिखा
दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देखिए कि इस मिसाइल के गिरने की वजह से क्या इम्पैक्ट हुआ है, कितनी तबाही हुई है, कितना विध्वंस हुआ है। उसको आप देखिए कि लोगों के घरों की यह हालत है। इन घरों में लोगों के परिवार रहा करते थे, लेकिन अभी क्या स्थिति बनी है वो आप यहाँ पर साफ देख सकते हैं। और ये मंजर केवल एक दो घर या एक दो बिल्डिंग और इमारत का नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी बात है कि जिस वक्त ये मिसाइल गिरी उसके बाद से न केवल इस जगह पर जो आमने सामने 8-10 बिल्डिंग आप देख रहे हैं, बल्कि दूर तक इसका इम्पैक्ट हुआ। लगभग 500 मीटर या उससे ज्यादा दूर तक जो भी घर थे वो सब घर यहाँ पर बुरी तरह से प्रभावित हुए। और इन सब की वजह से जो तबाही मची है उसमें बहुत से लोग घायल हुए और एक बच्चा जो है वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। हालांकि ये बात तो साफ है कि जिस तरह से ईरान और इजराइल के जंग के दरमियान इजराइल की तरफ से ईरान के परमाणु संयंत्रों पर, परमाणु प्लांट पर, चाहे वो फोर्दो हो, नतांज हो, बुशहर हो, उस पर हमले की कोशिश होती है या उसको स्ट्राइक किया जाता है, तो जवाबी कार्रवाई के तहत इजराइल भी इजराइल में जो डिमोना न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है उस पर टारगेट करने की कोशिश ईरान करता है। और उसका परिणाम इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये तबाही, ये विध्वंस, और ये चीख कर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि युद्ध जब चौथे हफ्ते में जा चुका है तो उस वक्त यहाँ की क्या पोजीशन है, किस तरीके से यहाँ पर ईरान के मिसाइल के विध्वंस के बाद की स्थिति बनी हुई है। मसला ये नहीं है कि यहाँ पर जो इंटरसेप्ट क्यों नहीं हो पाया, बल्कि मसला ये है कि अगर ये मिसाइल यहाँ की जगह पर अगर डिमोना न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर गिरा होता तो फिर शायद इजराइल का या पूरे मिडिल ईस्ट में एक ऐसी तबाही मचती जो हिरोशिमा और नागासाकी से भी भयानक हो सकती थी। बात करिए मनीषा, बात करिए। बिल्कुल करुणा, देखिए इस वक्त बिल्कुल करुणा, देखिए इस वक्त मैं आपको बताऊं कि डिमोना के उस जगह पर जहां से एक मैं आपको आसपास की लोकेशन भी थोड़ा दिखा दूं। हमने जहां पर मिसाइल गिरी थी वो तो दिखाया ही, लेकिन आप देखिए यही है वो नेगेव का रेगिस्तान जहां पर इजराइल ने डिमोना शहर बरसाया 4-5 दशक पहले, और फिर यहाँ पर फ्रांस की मदद से इजराइल ने न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर बनाया और जहां पर वो अनाधिकारिक तौर पर 90 के करीब परमाणु बम को रखता है, ऐसी बात कही जाती है। हालांकि इजराइल ने कभी आधिकारिक तौर पर इसको एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन इस वक्त आप TV9 के कैमरे पर उस नेगेव के रेगिस्तान की कुछ टोपोग्राफी को देख रहे हैं और आसपास में जो स्थिति है वो देख रहे हैं। यहाँ पर पुलिस, सुरक्षा बल के लोग भी हैं जो कि यहाँ लगातार जायजा ले रहे हैं और आकर जो ब्लास्ट साइट है उसके आसपास की जो स्थिति है वो भी देख रहे हैं। आसपास जो स्थानीय लोग हैं जिनके घर तब खत्म हो गए या जिनके रिश्तेदार यहाँ रहते थे वो सब भी आए हैं। तो एक तरफ जहाँ वो जगह मौजूद है जहाँ पर कि ये ब्लास्ट हुआ था, वहीं दूसरी तरफ हम इस वक्त डिमोना के जो मेट्रो स्टेशन है या के रेलवे स्टेशन है वहां पर है। साथ ही में डिमोना के कुछ अलग लोकेशन को आप इस वक्त देख पा रहे होंगे। दरअसल ये शहर बहुत ही रहस्यमयी शहर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, क्या क्या गतिविधियां होती है उसके बारे में बहुत सारी जानकारियां नहीं मिलती है। इस शहर में बहुत से ऐसे इलाके हैं, खास करके जहां पर न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, वो सब ऐसे इलाके हैं जिसको लेकर कहा जाता है कि वहां पर सभी लोगों को जाने की अनुमति नहीं है। विदेशी पत्रकारों को भी इस शहर के कुछ लोकेशन पर, अमूमन इजराइल में जहां पर भी कोई मिसाइल गिरती है उन सब जगह पर सबको जाने की इजाजत होती है, लेकिन वो खास करके, और स्वाभाविक भी है कि कोई भी मुल्क नहीं चाहेगा कि उसके न्यूक्लियर सेंटर के आसपास कोई भी व्यक्ति पहुंच सके। लेकिन इस वक्त हम जो मौजूद हैं हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि यही वो रहस्यमयी शहर है जहां पर इस वक्त TV9 की टीम मौजूद है। और सबसे बड़ी बात है कि पूरी दुनिया में आज इस बात की इसलिए चर्चा हो रही है क्योंकि अगर ये मिसाइल आप कहें कि थोड़ा सा अगर कहें या फिर बहुत हद तक ये जो आप ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं मनीष, काफी हद तक दर्शकों को समझने में भी मदद मिलेगी कि आखिर डिमोना पर जो हमला किया गया ईरान की तरफ से वो कितना खतरनाक साबित हो सकता था। आप बने रहिए हमारे साथ और देखिए एक और बड़ी खबर डिमोना हमले को लेकर। डिमोना में 12 जगह भारी नुकसान हुआ है। एटमी साइट पर नुकसान की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। हमले के बाद एटमी साइट पर खतरे की आशंका बढ़ जरूर गई। तो ये देखिए आप तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये वो रिहायशी इलाका है, ये वो इमारतें हैं जो कि ईरान के मिसाइल अटैक के जद में आ गई और उसके बाद की तबाही का मंजर आपके सामने। कई लोग इसमें घायल हुए हैं, बड़ा नुकसान
नुकसान इसमें पहुंचा है। और ये वो जगह है जो कि डिमोना में इजराइल का जो न्यूक्लियर सेंटर है उससे बेहद करीब है। आप समझिए कि अगर उस मिसाइल की दिशा थोड़ा भी इधर उधर होती तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। और एक और बड़ी खबर, सोशल मीडिया पर हमले का हैरत अंगेज एक वीडियो भी सामने आया है। टीवी देखते वक्त मिसाइल अटैक में बार बार कैसे बचे हैं। खिड़की के रास्ते घर में धुआं और मलबा घुसता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ तबाही और एक तरफ ये देखिए कुछ लोग जो कि कमरे में बैठे हुए नजर आ रहे, तभी धमाका होता और मलबा सीधा कमरे में आकर गिरता। ये लोग बार बार बचे हैं इस हमले में। तो डिमोना में जहां पर हमला हुआ, ये उस जगह की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और वह कर रहे थे, ठीक उसी वक्त मिसाइल हमले का अलर्ट आया और वहां पर मौजूद सभी लोगों को वहां से तुरंत शेल्टर में जाने के लिए कहा गया। आपको उनकी एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। पर मिसाइल का डायरेक्ट हिट हुआ था और हम उसकी रिपोर्टिंग कर रहे थे कि इस दरमियान एक बार फिर से मिसाइल के आने का अलर्ट हुआ है और हम अब यहां से शेल्टर की तरफ जा रहे हैं, जहां पर कि आपको दिखाया, देखिए ये स्पॉट है जहां पर कि मिसाइल गिरी थी और उसके ठीक सामने में ये शेल्टर बना हुआ है। यहाँ पर जिस वक्त मिसाइल गिरी थी तब दर्जनों की संख्या में लोग इसी शेल्टर में मौजूद थे। हम उसके अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त मिसाइल के आने का अलर्ट आया है और जाहिर है कि इस कुछ घंटे पहले जो तबाही मची है उसके बाद आपको शेल्टर में ही जाना ज्यादा उचित है। और हम इस वक्त ठीक डिमोना के उस साइट पर जहां मिसाइल गिरी थी उसके पास बने एक शेल्टर में जा रहे हैं। और आप देखिए कि कैमरे पर आप देख पा रहे हैं कि जब हम शेल्टर के भीतर जा रहे हैं तो किस तरह का बॉम्ब शेल्टर बना हुआ है। और इसकी जो ये आप गेट देखिए, ये लोहे का बहुत ही भारी सा गेट है जो कि शेल्टर के लिए बना हुआ है। की वजह से मारने पर बैन है, अगर नुकसान नहीं पहुंचाया तो मारने पर पूरी तरह से रोक है। परमाणु अड्डे के ऊपर ड्रोन मार गिराने में खतरे की संभावना भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब बड़ा सवाल क्या है, वॉशिंगटन के बाद ल्यूसियाना में कैसे पहुंच गए दर्जनों की संख्या में एक साथ ये ड्रोन? मैकनियर मिलिट्री बेस के बाद एयरफोर्स बेस पर ड्रोन क्यों नजर आए? किसने भेजे? ड्रोन कहां से आए? किसने भेजा इनको? अभी तक ये पर्दाफाश क्यों नहीं हुआ? क्या यूएस एयरफोर्स क्षमता की जानकारी लेने की कोशिश की गई? और देखिए इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर, इससे पहले मैकनियर जो मिलिट्री बेस है अमेरिका का, वहां पर ड्रोन नजर आए थे। व्हाइट हाउस से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर ये ड्रोन दिखे थे। अभी तक ड्रोन को लेकर आधिकारिक तौर पर जानकारी जारी नहीं की गई है। तो आपको बता दें कि लगातार इस तरह से ड्रोन का दिखना ये भी एक गहरी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। और अमेरिका की तरफ से ना तो ये बताया गया है कि ये ड्रोन आखिरकार किसने भेजे थे, पूरी जो डिटेल्स है वो अमेरिका की तरफ से जारी नहीं की गई। तो कितना है यहीं पर तैनात है। यूएस एयरफोर्स की सबसे पुरानी बॉम्ब विंग भी यहीं पर मौजूद है। अमेरिका की 8वीं वायुसेना का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर भी यहां पर है। 22,000 एकड़ या 89 किलोमीटर से ज्यादा ये पूरा फैला हुआ इलाका यूजीन होए बार्क्सडेल के नाम पर इसकी स्थापना की गई। प्रथम विश्व युद्ध में पायलट थे बार्क्सडेल और उन्हीं के नाम पर इस एयरबेस का नाम रखा गया। और देखिए हमारे संवाददाता कर रहे हैं। ईरान ट्रंप की जियोपॉलिटिक्स को चुनौती देते हुए नजर आ रहा है क्योंकि उनकी तरफ से कहा जा रहा है अगर यूं चाहेगा तो हम ग्रीनलैंड की सुरक्षा और रक्षा करेंगे। वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड पर ट्रंप की देखिए नजर पहले से ही बनी हुई है और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि ईरान अब कहीं ना कहीं इस स्ट्रैटेजी के तहत ट्रंप को चिढ़ाना चाह रहे हैं। अमेरिकी वर्चस्व के खिलाफ ईरान अब कूटनीति की जो चाल है वो चलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखिए कुछ और खबरों का भी रुख कर लेते हैं। देखिए भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित ने भारत को लेकर गीदड़ भभकी दी है और कहा है कि अगर अमेरिका ने पाकिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान बिना सोचे समझे मुंबई और नई दिल्ली पर हमला कर देगा। सोचिए यूएस पाकिस्तान पर हमला करता है तो पाकिस्तान को भारत के मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों पर बम गिराने चाहिए। पूर्व पाकिस्तानी राजनयिक का यह बयान ऐसे वक्त पर सामने आया है जब क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर सुरक्षा को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं।
कि अगर अमेरिका ने पाकिस्तान पे कोई हमला कर दिया, हमारे तो अगर हमारे न्यूक्लियर रेंज में नहीं भी अमेरिका, लेट से अगर हम खलीजी ममालिक में जो है उनके अड्डों तक भी नहीं पहुंच सकते या हम इसराइल पे भी हमला नहीं कर सकते, हमारे लिए क्या बात रास्ता होगा आपके ख्याल में? इंडिया हमने तो देखिए और कुछ नहीं करना। हमने तो अगर हमारी रेंज वहां ना भी हुई और अब हम पे कुछ किसी ने बुरी नजर से देखा तो हमने तो बगैर सोचे समझे भारत पे, मुंबई पे अटैक कर देना है, न्यू दिल्ली पे कर देना है, हमने तो छोड़ना नहीं है। कि अगर अमेरिका ने पाकिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान बिना सोचे समझे मुंबई और नई दिल्ली पर हमला कर देगा, जिसके बाद अब लगातार जो है प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सोचिए यूएस पाकिस्तान पर अगर हमला करता है तो पाकिस्तान को भारत के मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों पर बम गिराने चाहिए। इनकी तरफ से बयान ऐसे वक्त पर सामने आया है जब क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर सुरक्षा को लेकर लगातार जो है चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन अब उनके बयान के बाद लगातार इनकी किरकिरी भी हो रही है, क्योंकि एक बार फिर से गीदड़ भपकी देते हुए वो नजर आ रहे हैं। उधर आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता दी गई है यहाँ पर अब्दुल बासित की तरफ से, उसके बाद शहजाद पूनावाला की तरफ से यहाँ पर प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा है कि इनकी भाषा दिखाती है कि इनकी मानसिकता कितनी जिहादी है। इन्होंने कहा अगर यूएस पाकिस्तान पर हमला करता है तो फिर पाकिस्तान को सीधे तौर पर नई दिल्ली या मुंबई पर हमला करना चाहिए। जो एक्स पाकिस्तानी ऑनवॉय है अब्दुल बासित, इनकी भाषा दिखाती है इनकी मानसिकता क्या है, जिहादी मानसिकता। मानवता के लिए खतरा है पाकिस्तान, पूरी दुनिया के लिए खतरा है। अफगानिस्तान में देखिए ना क्या कर रहे हैं, और आज मानसिकता दिखा दी ना। इनके न्यूक्लियर वेपन केवल अमेरिका के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए थ्रेट है। और पाकिस्तान से निकला हुआ आतंकवाद ये पूरी दुनिया के लिए एक खतरा है, केवल भारत के लिए नहीं। हमने तो देखा है ओसामा बिन लादेन कहाँ मिला है, हर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का लिंक पाकिस्तान से क्यों मिलता है। और एक बात स्पष्ट है कि पाकिस्तान में कोई गुड़ पाकिस्तानी नहीं है। ये जो अब्दुल बासित है ये दिखाता है कि वहां पे हर एक व्यक्ति, वहां पे जो मुल्ला है, वहां पे जो मिलिट्री है और जो मुजाहिदीन है, मिलिटेंट है, ये सब एक ही सोच के है। क्या आपने कभी सोचा है कि मिडिल ईस्ट में लगी आग आपके अस्पताल के एमआरआई स्कैनर को बंद कर सकती है? क्या आपने सोचा है कि कतर के गैस फील्ड पर हमला आपके स्मार्टफोन की अगली पीढ़ी को आने से रोक सकता है? क्या आपको पता है कि यूएई के तेल कुओं पर धमाका आपके खेतों की फसलों को मिट्टी में मिला सकता है? हम अक्सर कहते हैं दुनिया तेल पर चलती है, तेल के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं, और आज उसने साबित भी कर दिया। दुनिया सिर्फ तेल पर नहीं बल्कि उससे निकलने वाले अदृश्य बाय प्रोडक्ट्स पर भी चलती है, जिनके बिना आधुनिक सभ्यता एक पल में ढह जाएगी। 18 मार्च की रात कतर के रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी पर हमला हुआ। हमला भी ऐसा कि महज 48 घंटे के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी प्लांट जलकर खाक हो गया। अब कतर एनर्जी के सीईओ और ऊर्जा मंत्री साद अल काबी का एक इंटरव्यू आया है जिसने पूरी दुनिया को सदमे में डाल दिया है। ये सिर्फ तेल और गैस का संकट नहीं, ये ग्लोबल तबाही की आहट है। साद अल काबी ने राइटर्स को क्या बताया? रास लफान के कोल्ड बॉक्स पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। 24 घंटों में 10,000 लोगों को निकाला गया। इस हमले ने पूरे क्षेत्र को 10 से 20 साल पीछे धकेल दिया है। मैं कैसा महसूस कर रहा हूं ये बताना काफी मुश्किल है। साद अल काबी आखिर बेबस क्यों है? आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि इसे एक हमले ने पूरे क्षेत्र को 10 से 20 साल पीछे धकेल दिया है? जिस एलएनजी गैस फील्ड पर हमला हुआ वहां पर भारी तबाही मची। 14 में से 2 एलएनजी ट्रेन 3 से 5 साल के लिए बंद, 2 में से 1 जीटीएल फैसिलिटी कम से कम 1 साल के लिए बंद। कतर की कुल एलएनजी क्षमता का 17% खत्म। $26 बिलियन की फैसिलिटी क्षतिग्रस्त। $20 बिलियन सालाना राजस्व नुकसान। नॉर्थ फील्ड विस्तार को रोक दिया गया। ये तो हुई कतर के गैस फील्ड के नुकसान की बात, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि ये नुकसान कैसे सिर्फ एक देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का है। इस गैस फील्ड पर हुए हमले ने सही मायने में दुनिया की रफ्तार रोक दी है। लोग सोचते हैं कि पेट्रोलियम का मतलब सिर्फ पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस है, लेकिन इस हमले ने उस चीज पर चोट की है जिसके बारे में 99% लोग जानते नहीं, और वो है हीलियम।
कतर ने एक रात में ग्लोबल हीलियम सप्लाई का 33% खो दिया है। हीलियम सिर्फ गुब्बारों में भरने के काम नहीं आती। ये सिर्फ एक गैस नहीं, ये आधुनिक टेक्नोलॉजी की रीढ़ है। इसके बिना दुनिया की हाईटेक मशीनें कबाड़ बन जाएंगी। हीलियम का कोई विकल्प नहीं है। कतर के प्लांट बंद होने का मतलब है दुनिया पर मंडराता टेक्नोलॉजिकल ब्लैकआउट। MRI स्कैनर लिक्विड हीलियम के बिना चल ही नहीं सकते। सेमीकंडक्टर चिप, हर चिप में हीलियम का इस्तेमाल होता है। रॉकेट और एरोस्पेस सिस्टम में भी हीलियम का इस्तेमाल होता है। क्वांटम कंप्यूटर और रिसर्च लैब भी बिना हीलियम के संभव नहीं। बिना लिक्विड हीलियम के MRI स्कैनर काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनके सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स को ठंडा रखने का कोई और रास्ता नहीं है। रॉकेट फ्यूल सिस्टम से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग तक सब कुछ कतर के इस 33% हिस्से पर टिका था, यानी इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। दक्षिण कोरिया पर 40% असर। सैमसंग हाइनिक्स का चिप निर्माण ठप पड़ जाएगा। ताइवान पर इसका 35% असर पड़ेगा। दुनिया का सबसे बड़ा चिप मेकर TSMC संकट में आ गया है। जापान पर 30% असर पड़ेगा। हाईटेक इंडस्ट्री 60 दिनों में रुक जाएगी। जर्मनी पर 18% असर। ऑटोमोबाइल और रिसर्च लैब में हाहाकार मचेगा। चीन पर 22%। मैन्युफैक्चरिंग चेन में एक बड़ा ब्रेक। अमेरिका में 10% कीमतों में उछाल आने वाला है। तबाही के लिए सुलम भी सिर्फ हीलियम नहीं, बल्कि पेट्रोलियम के दूसरे बाय प्रोडक्ट्स का गणित भी बिगड़ गया है। कंडेंसेट्स का उत्पादन 24% कम हो गया है। इससे जेट फ्यूल पर असर पड़ेगा। LPG के प्रोडक्शन में 13% की कमी। घरों की रसोई महंगी होगी। सल्फर खाद प्रोडक्शन गिरेगा, जिससे अनाज संकट पैदा होगा। नेफ्टा में 6% गिरावट, जिससे केमिकल और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री की कमर टूटेगी। कतर ने 40 साल लगाकर जो साम्राज्य खड़ा किया, उसे धुआं होने में महज 48 घंटे लगे। लेकिन उस धुएं की घुटन अब पूरी दुनिया महसूस करेगी। नेचुरल गैस और यूरिया का टूट रिश्ता है। हमारे खेतों में जो फर्टिलाइजर इस्तेमाल होती है, वो यूरिया है। यूरिया बनाने के लिए अमोनिया की जरूरत होती है। अमोनिया का उत्पादन नेचुरल गैस के बिना मुमकिन नहीं। UAE और कतर दुनिया के सबसे बड़े नेचुरल गैस एक्सपोर्टर्स हैं। इनके सप्लाई चेन में धमाके का मतलब गैस की किल्लत और खाद बनाने वाली फैक्ट्रियां बंद। नतीजा, खाद के दाम आसमान छुएंगे और पैदावार गिर जाएगी। दरअसल तेल और गैस की रिफाइनिंग के दौरान सल्फर एक बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। दुनिया की आधी से ज्यादा सल्फर सप्लाई तेल और गैस रिफाइनरियों से आती है। सल्फर का इस्तेमाल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स जैसे DAP बनाने में होता है। LNG रिफाइनरी बंद होने का मतलब मिट्टी को मिलने वाला जरूरी सल्फर और फास्फोरस खत्म हो जाएगा, जिससे फसलें कमजोर हो जाएंगी। सिर्फ फर्टिलाइजर ही नहीं, हमारी और आपकी आंख जब सुबह खुलती है तो हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट से घिर जाते हैं। टूथब्रश और टूथपेस्ट भी पेट्रोलियम पदार्थों से बनता है। ब्रश के नायलॉन ब्रिसल्स और पेस्ट को नरम रखने वाले तत्व पेट्रोलियम से आते हैं। इसी तरह कॉस्मेटिक्स यानी आपकी शैम्पू की बोतल, साबुन, शेविंग क्रीम, लिपस्टिक, फाउंडेशन और यहाँ तक कि परफ्यूम में पेट्रोकेमिकल डेरिवेटिव्स होते हैं। किचन के ज्यादातर प्रोडक्ट्स भी इसी पेट्रोलियम से आते हैं। फ्रिज में रखे प्लास्टिक कंटेनर, नॉन स्टिक पैन की कोटिंग यानी टेफ्लॉन और पॉलिथीन बैग्स, इन सब का जन्म रिफाइनरी के कचरे से होता है। और तो जो कपड़े आप पहनते हैं उसमें भी पेट्रोलियम का हिस्सा होता है। भूल जाइए कि आपके कपड़े सिर्फ कपास या ऊन से बनते हैं। आज की दुनिया में 60% से ज्यादा कपड़े सिंथेटिक फाइबर से बने हैं। इसी तरह आपके स्पोर्ट्स टी शर्ट, स्ट्रेचेबल जींस, योगा पैंट और सर्दियों की जैकेट असल में बुना हुआ प्लास्टिक जो कच्चे तेल से निकलता है। ये सुनकर आपको हैरानी होगी, लेकिन मेडिकल की दुनिया पेट्रोलियम के बिना एक दिन भी नहीं चल सकती। एस्प्रिन और पैरासीटामोल दर्द निवारक दवाओं के निर्माण में बेंजीन का इस्तेमाल होता है, जो कच्चे तेल से मिलता है। अस्पताल की इक्विपमेंट्स, हार्ट वाल्व, कृत्रिम अंग, पट्टियां, सिरिंज, IV बैग्स पेट्रोलियम उत्पादों की देन है। अगर गैस या तेल की कीमतों में इजाफा होता है तो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, जिसका सीधा असर सब्जी, दूध और राशन की कीमतों पर पड़ेगा। हमारे देश के कई पावर प्लांट गैस से चलते हैं, जिससे लंबी बिजली कटौती हो सकती है। कतर पर हुए इस हमले से साफ है कि हम किस हद तक फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंट हो चुके हैं। अगर आज इसकी सप्लाई पूरी तरह कट जाए तो हम वापस 18वीं सदी में पहुंच जाएंगे। न्यूज़ नेशन हमलों को नाकाम कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट है इस वक्त की, जहां अटैक के बाद कई जगहों पर धमाके की आवाज सुनाई दी गई। एक और बड़ी खबर है, इसी बीच ईरान ने सऊदी अरब पर भी ड्रोन अटैक किए। पिछले 24 घंटे में 60 ड्रोन दागे हैं।
सऊदी ने ड्रोन अटैक को नाकाम करने का दावा किया। आपको बता दें कि ईरान के ज्यादातर ड्रोन अटैक की कोशिश सऊदी अरब के पूर्वी प्रांत पर हुई। ये इलाका बेहद अहम है क्योंकि देश की ज्यादातर ऊर्जा सुविधाएं जैसे तेल प्रोसेसिंग प्लांट और निर्यात टर्मिनल यही स्थित है। तो मिडिल ईस्ट में ईरान की आग कैसे उलटती मिसाइलों से दुबई की दौलत खाक हो रही है। इस शहर में दुनिया भर के तमाम अमीरों के अरबों डॉलर स्वाहा होने की कगार पर हैं। हालात ऐसे हैं कि यहां से निकलना मुश्किल होगा लग रहा है, लेकिन पैसों को कैसे कहीं दूर भेजा जा रहा है वो ये रिपोर्ट बताएगी। पीछे तो पीछे दुबई का दहकता आसमान, ईरानी मिसाइलों का घातक प्रहार। दुबई के फाइनेंशियल ढांचा पर हमला, ईरानी ड्रोन का निशाना। पीछे तो पीछे ईरान ने खुलेआम ऐलान कर रखा है कि यूएई को वो बख्शने वाला नहीं और मुझको ईरान के चंगुल से छुड़ाने के लिए यूएई अमेरिका के साथ खड़ा हो चुका है। हॉर्मुज़ की नाकेबंदी और ईरान के हमलों से यूएई के अरबों डॉलर स्वाहा हो चुके हैं। मिडिल ईस्ट का स्विट्जरलैंड यानी दुबई इस वक्त इन हमलों से करा रहा है।